आज की क्लास में हमने जो पेपर सॉल्व करना है दैट इज मे जून 25. दैट इज आवर पेपर फॉर टुडे एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द पेपर. 1 घंटा 15 मिनट का है पेपर. वेरिएंट 3-2 है. पहला एमसीक्यू. द डायग्राम शोज बजट लाइन फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स. तो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनके लिए बजट लाइन आपने बताई भी है. What could explain the shift in budget line from QR to ST? तो यानी बजट लाइन क्या हो गई है भाई, बाहर शिफ्ट हो गई है. सो यू हैव द ऑप्शंस, रीड द ऑप्शंस. मैं आप लोगों को कुल मिला के 20 सेकेंड दूंगा और फिर मैं आपके सामने पोल ओपन कर दूंगा. आप लोग अपना आंसर सबमिट करेंगे. ओके, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है. ओके, तो हमारे पास 83% बच्चों ने सही जवाब दिया है विच इज सी. अगर इनकम डिक्रीज होगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने ए भी सेलेक्ट किया है, तो इनकम डिक्रीज होगी तो पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट होता. सॉरी, पीपीसी क्या बोल रहा हूँ, बजट लाइन. सही है, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होती. व्हेन इज एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव्ड? एलोकेटिव एफिशिएंसी कब अचीव होती है? तो इसमें दो चीजें हैं. वेयर मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट, और दूसरा है वेयर एमसी इज इक्वल टू AR, average revenue. सही. Let's look at the options. When perfectly competitive market is in equilibrium. तो yes, perfect competition जब equilibrium पे होती है तो ये अचीव हो जाती है. लेकिन हम सारे options देखेंगे. When everybody who needs the product can obtain it. क्या ये allocative efficiency है? नहीं. When firms produce at the lowest possible cost, ये तो productive efficiency है. सही है. ATC is the lowest. And when monopolistic firm make a normal profit, तो allocative efficiency monopolistic firm में achieve ही नहीं होती है. Hence A is the right answer. Now क्वेश्चन नंबर 3. अगर मैं बोलूं कि बहुत आसान है तो मैं गलत नहीं होगा. कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल ऑफ देयर इनकम ऑन ओनली टू गुड्स एक्स and y. दो goods x and y. The consumer is initially in equilibrium, maximizing their total utility. Consumers taste change and they get less utility from y. Why उनको अब समझ नहीं आ रहा भाई. The price of both goods are unchanged. What would be the rational response from the consumer? Why समझ में नहीं आ रहा तो अब क्या होगा. X की कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी, Y की कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी. और ये रहा पोल आपकी है खिदमत पर. ये पोल आ गया. ओके, तो सारे बच्चे भाई जवाब दें. सारे बच्चे जवाब देंगे तो मजा आएगा. And we have what? 83% have selected B, which is right because you'll buy more of X and less of Y. क्योंकि Y उसको अब यूटिलिटी हो ही नहीं रही है ना. That is the entire concept. Let's move on to the next MCQ. अच्छा. When might a moral hazard occur? Now, this is a concept that we did not study because this is important for MCQs only. अब moral hazard का मतलब क्या होता है? C. When a person undertakes a risky activity knowing that the other person will bear the risk. For example, मैंने कार इंश्योरेंस करवा ली और मुझे पता है कि अगर मैं जंगलियों की तरह भी चलाऊंगा तो नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? द इंश्योरेंस कंपनी. दैट इज मॉरल हैजर्ड. आ गई वो बात समझ में? मॉरल हैजर्ड का मतलब
बेसिकली कार इंश्योरेंस से आप समझ गए कि आप रिस्की एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन भरपाई नुकसान कौन उठाएगा? दूसरा बंदा। आ जाए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। द डायग्राम शोज the diagram shows four average cost curves. Which diagram illustrates diseconomies of scale? Diseconomies of scale किस ग्राफ से आप देख सकते हो? Look at the options. In 20 seconds the polling will be live. Polling हम ऑन कर देंगे. Okay. भाई व्योम 4 का तो आप छोड़ दो ना, वो तो डेफिनेशन ही सी है, तो बी कैसे हो सकता है? और 4 का बी इसलिए भी आंसर नहीं हो सकता, दैट इज अ डीमेरिट गुड. ओके, नाउ सी. 56% लोगों ने सही जवाब दिया है, 75% पार्टिसिपेशन है, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें. डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता. डी में इकोनॉमीज ऑफ स्केल दिखाई जा रही है, तो बचा आपके पास सी, विच इज द राइट आंसर. यहां पे आप डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को देख सकते हो. आ जाए. What would enable a firm to increase its market share in monopolistic competitive market? अगर monopolistic, monopoly नहीं है, monopolistic है, तो monopolistic market है, तो फिर आप market share कैसे increase कर सकते हो? Options देखें. मैं polling on करूंगा in 20 seconds. The poll has been launched. ओके, 90% बच्चों ने सही जवाब दिया है. सेवन. ओके, परफेक्ट. बाकी बच्चे जो रह गए, 17% बच्चों ने जवाब नहीं दिया, वो आंसर करें. 90% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विच इज डी. अब इसमें देखें ए क्यों नहीं हो सकता. एक बच्चे ने ए सेलेक्ट किया था. इसके पीछे रीजन ये है कि फर्म्स इन अ मोनोपोलिस्टिक competitive market cannot control the barrier to entry, but they can control their marketing. That is why D is the right answer. और अगर बैरियर टू एंट्री को इंक्रीज करना है, तो कंपटीशन को रिड्यूस करना भी तो सही है, लेकिन ये मोनोपोलिस्टिक खुद नहीं कर सकता ना. सही है, तो सिर्फ वो अपना इंटरनल कंट्रोल कर सकता है कि भाई वो मार्केटिंग ज्यादा करता है. Two manufacturing firms in the same industry producing similar product are considering merging together. दोनों आपस में merge कर रहे हैं. What would be the least convincing reason for merger? Least convincing reason. It would enable greater bargaining power when buying raw material. That's a convincing reason. Least convincing चाहिए. It would enable technical economies. This is again convincing. It would produce savings in management and administration cost. This is a convincing reason. D पढ़े बगैर पता चल गया D है. It would reduce the dependence of the firms on the raw supplier of raw material. भाई आप मर्ज कर रहे हो विद द सेम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, मतलब आपका कंपेटिटर है. तो कंपेटिटर से जब आप मर्ज कर रहे हो, तो यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल. उसकी डिपेंडेंसी कम नहीं हुई मेरे भाई. सो डी इज द राइट आंसर. 8. The marginal social benefit of consuming a drink is less than the marginal private benefit. Which policy would improve the resource allocation? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि ये मेरिट गुड है या वो डीमेरिट गुड है. Once you have identified कि मेरिट है या डीमेरिट है, then you can identify the solution.
तो द पोलिंग विल बी लाइव इन 20 seconds. हर बच्चा आंसर करे. पार्टिसिपेशन 100% बच्चों की होनी चाहिए. सही गलत डज नॉट मैटर. ओके, जबरदस्त. हमारे पास सही जवाब है डी. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब आप देखें, वो बोल रहा है सोशल बेनिफिट कम है प्राइवेट बेनिफिट से. मतलब सोशल बेनिफिट क्यों कम है? क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट इनकर हो रही है. सही है. अब आप इसको देखें, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज लेस देन द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. इसका मतलब जो है एक्सटर्नल बेनिफिट नेगेटिव में है, तभी तो वो कम है. क्योंकि ये दोनों तो बराबर होते हैं ना, दोनों बराबर है. तो ये नेगेटिव में है तभी तो आपके पास सोशल बेनिफिट कम है. और सोशल बेनिफिट कम है, इससे ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये डीमेरिट गुड, और डीमेरिट गुड को कंट्रोल करने के लिए आपने टैरिफ लगाना पड़ेगा. आपको टैरिफ लगाना पड़ेगा. डन हो गया. The government banned cigarette smoking enclosed in public spaces such as offices, shops, bars and restaurants. तो गवर्नमेंट ने सिगरेट स्मोकिंग को बैन कर दिया. सही है. तो पब्लिक स्पेसेस में जैसे ऑफिसेज वगैरह. व्हाट इज अ गवर्नमेंट फेलियर अराइजिंग फ्रॉम दिस बैन? इससे गवर्नमेंट का क्या फेलियर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? सो we will give you exactly 20 seconds to consider the answer. बेटा गौरव, आप है ना मार्किंग स्कीम छोड़ दो ना. जब मैं समझाऊंगा तो मैं समझाऊंगा. ओके. अब आप देखें, हमने सिगरेट पे पाबंदी क्यों लगाई? ताकि पैसिव स्मोकिंग ना हो ना. अब सी और डी में असल फंडा है. सही जवाब है सी. अब सी क्यों सही जवाब है? आपने सिगरेट स्मोकिंग तो कंपैरेटिवली पब्लिक एरियाज में रोक दी, लेकिन ऑफिस के बाहर जब पियोगे तो टोटे जो सिगरेट के कचरे हैं वो तो आप वहीं पे फेंक दोगे ना, तो वहां पे लिटर ज्यादा हो जाएगा. दैट इज व्हाई सी इज द आंसर. अब निकोटीन पैचेस अगर ज्यादा सेल होते हैं तो वो थर्ड पार्टी को नुकसान तो नहीं दे रहे ना. पैच तो आपने बॉडी के हिस्से पे लगाया है, यू गुड टू गो. तो इससे कोई थर्ड पार्टी को एज सच नुकसान नहीं हो रहा. तो ये कोई गवर्नमेंट फेलियर नहीं हुआ. गवर्नमेंट फेलियर सी हुआ क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो गई सी में. A worker has a low wage rate, a little incentive to earn extra income because they will pay more income tax and receive fewer means tested benefit. Means tested benefit का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, ये है कि आपकी इनकम्स को टेस्ट किया जाएगा. अगर गरीब हो तभी आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे. तो दिस इज मींस टेस्टेड बेनिफिट. तो जब आपकी इनकम कम है और आपको इनकम बढ़ाने का दिल नहीं है, क्यों दिल नहीं है? क्योंकि ज़्यादा टैक्स और बेनिफिट्स कम मिलेंगे. तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ पॉवर्टी ट्रैप. और ये बहुत इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज में पूछा जाता है. देयरफॉर आप लोग इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाएं कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा टेस्ट होता है.
मीन टेस्टेड बेनिफिट मतलब इनकम को टेस्ट करेंगे, अगर वो स्टैंडर्ड से कम है तो फिर बेनिफिट मिलेगा, वरना बेनिफिट निश्चित। आ जाए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज नॉट एन आउटकम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, मेरा घर है वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब उसमें मैं कुछ भी करूं लीगली तो वो अलाउड है, दैट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। दे इनकरेज प्राइवेट ओनर्स टू कंजर्व प्रॉपर्टी व्हेन द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू राइज। सही है ना। तो भाई मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वैल्यू बढ़ेगी, मुझे फायदा होगा तो मैं कंजर्व करता हूँ, बाद में बेच दूंगा, तो ये मेरा राइट है। इट्स not an outcome. You need to consider not an outcome. They give private owners an incentive to manage their property केयरफुली, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है तो मुझे ही इंसेंटिव होगा कि उसका ख्याल रखूं ताकि उसकी वैल्यू टूटे ना। तो ये भी वैलिड आउटकम नहीं है। दे मेक प्राइवेट ओनर्स अकाउंटेबल फॉर डैमेजेस टू अदर फ्रॉम प्रॉपर्टी मिसयूज। तो अगर कोई और आपकी प्रॉपर्टी को मिसयूज करेगा तो जो ओनर है वो अकाउंटेबल होगा, दैट मेक सेंस। दे प्रिवेंट प्राइवेट ओनर्स गेनिंग फ्रॉम यूजिंग रिसोर्सेज टू बेनिफिट अदर्स। हम्म। अब इसका आंसर मुझे तो डी लग रहा है। अब डी क्यों लग रहा है, आप लोग डी को गौर से समझें। वाई इज इट डी? डी बोल रहा है कि दे प्रिवेंट प्राइवेट ओनर्स गेनिंग फ्रॉम यूजिंग रिसोर्सेज टू बेनिफिट अदर। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उस रिसोर्स को यूज कर रहा हूं किसी और को फायदा देने के लिए, तो मैं उससे गेन कर सकता हूं। मेरे पास एक कमरा है, वो मैंने पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया, बच्चों को बुलाया, पढ़ाया, उससे ट्यूशन फीस चार्ज की, तो दूसरों को बेनिफिट दिया, अपने रिसोर्सेज यूज किए, तो मैंने भी पैसा गेन किया। प्राइवेट प्रॉपर्टी मुझे अलाउ करेगा ना, भाई मेरी प्रॉपर्टी मेरी मर्जी, तो ये बोल रहा है इट विल प्रिवेंट प्राइवेट ओनर्स। तो प्रिवेंट क्यों करेगा भाई, इट विल नॉट प्रिवेंट, इट विल अलाउ। सही है, दैट इज व्हाई इट्स नॉट एन एग्जिस्ट, नॉट एन आउटकम ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये बेसिकली हम मार्केट फेलियर में प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आपके अपनी जाती प्रॉपर्टी, उसमें आपको जो करना है करो। अब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में हो, सही है, मिसाल के तौर पे मेरा एक दुकान है, वहां पे मैं डेंटिंग का काम करता हूँ, डेंटिंग के काम में आपको पता है ठप 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 आवाज आती है, तो जब आवाज आती है उससे आसपास लोगों को नुकसान होता है, वो मेरे पे केस नहीं कर सकते क्योंकि मैं आई एम वेल विद इन माई प्रॉपर्टी राइट्स, मैं कर सकता हूँ। तो अगर वो चाहते हैं कि वो मैं शोर शराबा कम करूं, तो दे कैन पे मी अ कंपनसेशन सो दैट मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएं, और मैं इनको कंपनसेट करने के लिए अपने क्लाइंट की डीलिंग कंपैरेटिवली कम कर दूं, दैट दैट कैन बी डन। आ जाए 12th एमसीक्यू। द डायग्राम shows labor market for a profit maximizing industry with a monopsony employer, monopsony। what will decrease if the minimum wage of W1 is introduced? पहले monopsony का देख लेते हैं। monopsony क्यों लेबर हायर करेगी at a wage rate of W2, लेकिन अगर W1 सेट हो जाती है तो क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। अब आप सोच के बताएं कि क्या डिक्रीज होगा इफ मिनिमम वेजेस आर इम्पोज्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता था। ओके, तो हमारे पास इसका सही जवाब है सी। लेबर ज्यादा हायर हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग दोनों बढ़ रहे हैं अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें। सो लेट मी शो यू दिस। येलो इज माय
economic rent. Now, this is my transfer earning. सही है? अब वेजेस बढ़ गई तो अब मेरा इकोनॉमिक रेंट ग्रीन और येलो हो गया और मेरी ट्रांसफर अर्निंग ब्लू और पर्पल हो गई। तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। एंड वेजेस भी बढ़ेंगी ऑब्वियसली, वो तो दिख ही जाए। आ जाए, व्हाट इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर की सप्लाई को क्या अफेक्ट नहीं करेगा? इमिग्रेशन, यस अफेक्ट करेगा, लोग बाहर जा रहे हैं, लेबर सप्लाई कम हो जाए। लेबर पार्टिसिपेशन रेट अफेक्ट करेगा, अगर लेबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो फिर लेबर कम हो जाएगा। लेबर प्रोडक्टिविटी, ये अफेक्ट नहीं करेगा मेरे भाई। सी, प्रोडक्टिविटी से सप्लाई ऑफ लेबर का ताल्लुक नहीं है। सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब है नंबर ऑफ लेबर। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा होगा तो लेबर की सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे पैसा कमाना प्रेफर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेम क्वेश्चन किया था, डिमांड एंड सप्लाई, विच टू एरियाज रिप्रेजेंट ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग नीचे होती है, तो टू इज माई ट्रांसफर अर्निंग, सप्लाई के राइट साइड पे, सप्लाई के नीचे ये भी है, सप्लाई के लेफ्ट पे इकोनॉमिक रेंट होती है, तो ये नहीं है और ये नहीं है। सो इसका सही जवाब है सी। अगर वो आपसे पूछता इकोनॉमिक रेंट तो इकोनॉमिक रेंट 1 और 3 हो जाता। आ गई वो बात समझ में? तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, वो इकोनॉमिक रेंट पे था, सेम क्वेश्चन, और उसमें 1 और 3 आंसर था। और ये सेम क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसफर अर्निंग पूछा हुआ है, तो आंसर हमारे पास सी है। ओके। An initial injection into the circular flow of income causes much larger increase in GDP. Much larger increase in GDP. What defines this? Injections बढ़ रहे हैं तो सर्कुलर फ्लो लार्जर बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। सोचो, बहुत आसान है। मैं 10 सेकंड में पोल ऑन कर रहा हूं। जबरदस्त। आपका आंसर क्या आया है? 100% बच्चों ने सही जवाब दिया है, मल्टीप्लाई। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये पेपर कंपैरेटिवली बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, पता नहीं क्यों। और ये तुम्हारा वेरिएंट भी है, तो तुम्हारे वेरिएंट कंपैरेटिवली आसान होता है। एन इंक्रीज इन अ कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट कॉज रियल इनकम्स टू डिक्लाइन। तो रियल इनकम यानी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, बट कंज्यूमर डिसाइड टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर भी मेंटेन कर रहे हैं। व्हाट हैज इंक्रीज्ड? अब यहां पे बच्चा घबरी हो जाएगा बिकॉज ऑफ लुकिंग एट द ऑप्शंस। सही है? अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए। सबसे पहले, अगर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हैज टू इंक्रीज। सही है? तो आंसर या तो ए है या तो सी है। सेविंग विल डिक्रीज, और हमें मालूम करना है व्हाट हैज इंक्रीज। तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ा। अब मसला यह है कि ऑटोनॉमस बढ़ा है या इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस्ड। सो इंड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजेस व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, और वो बोल रहा है कि रियल इनकम्स कम हुई है, तो इंड्यूस्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब है ऑटोनॉमस ही बड़ा होगा। आ गई वे बात समझ में? सही है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, 17th एमसीक्यू कहां गया? Which combination of income tax and government
benefit payment system will produce automatic stabilization. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन होती क्या है, एक मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। तो जब भी आपकी इकोनॉमी की कंडीशन, यहाँ पे हमने लिख दिया रियल जीडीपी, यानी जब भी आपकी रियल जीडीपी इंक्रीज होगी तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा, सही है। और जब भी आपकी रियल जीडीपी कम होगी तो आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, सही है। क्यों? इनकम बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा मिलेगा, कॉमन सेंस। इनकम कम होगी, रिसेशन में है इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहा जाता है, सही है। अब इनकम टैक्सेस, जब इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा टैक्स, मतलब इट हैज टू बी प्रोग्रेसिव। ए और बी में आंसर हो गया, सही है। अब मींस टेस्टेड और यूनिवर्सल, अब ये दो कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझ लें। मींस टेस्टेड का मतलब होता है कि आपने इनकम को टेस्ट करना है कि वो गरीब है तब मिलेगा, और यूनिवर्सल मतलब सबको मिलेगा, सही है। तो अगर बेनिफिट्स यूनिवर्सल है तो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करे, बुरा सबको मिलेगा, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज ही नहीं होगी। मींस टेस्टेड होगा तो चेंज होगी, क्योंकि जब इकोनॉमी की कंडीशन इंप्रूव होगी, जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, तो मींस की टेस्टिंग की जाएगी कि यार ये तो अमीर है, जब अमीर है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होना शुरू हो जाएगी। देयरफॉर मींस टेस्टेड इज द राइट आंसर। अब मींस टेस्टेड और प्रोग्रेसिव हमारे पास ऑप्शन ए में कॉमन है, देयरफॉर दे आर द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला एमसीक्यू हमारे पास बड़ा ट्रिकी है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपसे बात करूंगा। द डायग्राम शोज एक्चुअल एंड फोरकास्ट चेंजेस इन जीडीपी फॉर अ कंट्री बिटवीन 2020 एंड 2040। तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड विच द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस इन रिसेशन। तो रिसेशन किन सालों में है, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि रिसेशन किन सालों में है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप शायद ना पकड़ पाए। लेट्स लुक एट इट। मैं पोल ओपन कर देता हूं। रिसेशन का मतलब होता है रियल जीडीपी का कम हो जाना। बहुत जबरदस्त। तकरीबन 70% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। 80%, ओके। चंद लोग बाकी हैं, वही अपना पार्टिसिपेशन देते हैं भाई। ओके, इसका सही जवाब सिर्फ 18% लोगों ने दिया है, विच इज बी। मैंने आपको बताया कि रिसेशन का मतलब होता है जीडीपी का कम हो जाना। आप लॉन्ग टर्म को छोड़ दें, सही है। लॉन्ग टर्म इज जस्ट अ फोरकास्ट, दिस इज अ फोरकास्ट, सही है। आप शॉर्ट टर्म को फिगर आउट करेंगे। जीडीपी कम हो रही है, तो देखिए कम कहां से हो रही है, यहां से कम होना शुरू हुई है, एंड देन इट हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज। सो 25 से 35 तक डिक्रीज आ रहा है, दैट इज रिसेशन, सही है। जिन बच्चों ने सी सेलेक्ट किया उन लोगों ने क्या देखा, उन्होंने बोला 30 में यहां था और लॉन्ग टर्म के नीचे था। ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लॉन्ग टर्म के नीचे इज नॉट रिसेशन। Recession is when the GDP is decreasing. So GDP is decreasing from this point all the way till this point. डन हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 है क्वांटिटेटिव ईजिंग से रिलेटेड। क्वांटिटेटिव ईजिंग, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फॉलोइंग क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, सही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल बैंक यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को क्या करेगी, वो बाय करेगी या सेल करेगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, हमें
क्वांटिटेटिव ईजिंग में बेसिकली हम इंटरेस्ट रेट्स को क्या करते हैं, लो, यानी गवर्नमेंट इस सिचुएशन में बाय करेगी या सेल करेगी, सोचें। The government will buy. When the government buys, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सही है ना, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाएंगे, कम। इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी। अब लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। तो द गवर्नमेंट विल बाय, ए और बी आंसर हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल, तो यहीं से हमें पता चल गया आंसर क्या है। एंड द इन्वेस्टमेंट्स विल राइज। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव ईजिंग जब आपसे पूछेगा ना, क्वांटिटेटिव ईजिंग इसका मतलब ये है कि आपने मनी सप्लाई को बढ़ाना है और इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है। टाइट या टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी या टाइटनिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है मनी सप्लाई को कम करना, सही है। तो जब भी आपसे वो बोलेगा ना क्वांटिटेटिव ईजिंग, जनरल क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगी, सही है। और जब वो आपसे पूछेगा टाइट या स्ट्रिक्टर मॉनेटरी पॉलिसीज, तो उसमें मनी सप्लाई कम। जनरली क्वांटिटेटिव ईजिंग में हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, सही। आ जाओ नेक्स्ट एमसीक्यू। The government decreases interest rate to reduce unemployment, but finds this has little effect due to hysteresis. What is the cause of hysteresis? Hysteresis हमने याद रखें लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन क्या था। तो hysteresis क्या होता है? हाइस्टेरिसिस में होता है कि जब लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट हो, जिसकी वजह से लोग अपनी स्किल्स डिप्लीट या कम कर दें, उनके लेवल ऑफ स्किल्स कम हो जाएंगे। सो इफ यू आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, योर स्किल्स बिकम्स rusty, they're not good enough, you don't get a job, तो आप prolonged sessions of unemployment पे जाते हो। Skills of unemployed workers become outdated. This is the right answer. ये hysteresis बहुत पूछ रहा है, इसका बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा, आपके लिए गुड टू गो है। देखें, A2 इकोनॉमिक्स में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमने छोड़ी थी, और मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ बाय गिविंग यू एमसीक्यूज क्लासेस, और इसमें हम सारी छोटी मोटी चीजें जैसे मॉरल हैजर्ड हो गया, हाइस्टेरिसिस हो गया, तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। और अगर आप देखें कि रिसेंटली एग्जामिनर ने कॉस्ट के चैप्टर को भी एमसीक्यूज में टेस्ट करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि A2 इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल ना लगे बच्चों को और कंपैरेटिवली डूएबल हो। In a closed economy, the central bank raises interest rate, reducing the rate of inflation. Which macroeconomic policy objective is this targeting? मतलब कम ऑन, इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है? ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक सो। 3, 2, 1। चलें भाई, 40% बच्चों ने जवाब नहीं दिया भाई, जल्दी जवाब दें। क्यों दिया भाई, गलत जवाब दिया। चलें, सो इस वजह से सारे बच्चे जवाब नहीं देते, दे आर अनश्योर ऑफ द आंसर, दे फील गिल्टी व्हेन दे चूज द रॉन्ग आंसर। कोई टेंशन नहीं है भाई, गलती करो तभी सीखोगे भाई, गलती करो तभी सीखोगे भाई। वो खुद बोल रहा है इंटरेस्ट रेट रेज किया है इन्फ्लेशन कम करने के लिए, तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए मतलब कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, स्टेबल प्राइसेस। अच्छा, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया तो एग्रीगेट डिमांड, सॉरी, इंटरेस्ट रेट रेज किया है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। और इंटरेस्ट रेट्स अगर आप बढ़ा दोगे, लोग पैसा सेव करेंगे, जब सेव करेंगे तो दे विल नॉट बाय इंपोर्टेड गुड्स। इफ दे डोंट बाय इंपोर्टेड गुड्स, करंट अकाउंट आपके पास सरप्लस में ही जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन
बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स का ताल्लुक आपके पास होता है स्टेबल प्राइसेस से। अगर इंटरेस्ट रेट हम रेस करेंगे तो एक और इम्पैक्ट ये आता है कि आपका करेंसी स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी बात है सरप्लस, सरप्लस करंट अकाउंट में नहीं होता। सही है। इफ यू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स देयर विल बी मोर इनफ्लोज इन द इकोनॉमी, मेकिंग योर करेंसी स्ट्रांग, और स्ट्रांग करेंसी एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंसिव कर देता है और एक्सपोर्ट्स कम, तो सरप्लस भी नहीं होगा। स्टेबल, वो बोल रहा है कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को, तो स्टेबल प्राइसेस इतना आसान था भाई। The government sets a target for annual rate of inflation to be no more than 3%, which circumstances would make it difficult to achieve this target. सही। तो वो बोल रहा है कि भाई इन्फ्लेशन रेट 3% होना चाहिए, तो हम क्या करें? कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द टारगेट? डीवैल्यूएशन, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि डीवैल्यूएशन होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करेगा मतलब डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। इफ वेजेस इंक्रीज आर केप्ट इन लाइन विद प्रोडक्टिविटी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन द सेम, एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वुड बी द सेम। अब ये मैंने आपको सारी चीजें इसलिए बताई हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि भाई सारी चीजें इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है, और यहां पे वो पूछ रहा है विच विल मेक इट डिफिकल्ट टू अचीव द टारगेट। द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री डिक्रीजेस इंटरेस्ट रेट्स, व्हाट आर द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस? सोच के जवाब देना। एक्सटर्नल के लिए हॉट मनी से लिंक करना, और इंटरनल के लिए इन्फ्लेशन से लिंक करना। सही है। तो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। ओके, फड्डा हो गया भाई, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया। 50-50% है भाई, ए और सी में। यहाँ पे लड़ाई हो गई है। चलो भाई, चलो 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 भाई, जिन बच्चों ने नहीं बताया है अपना आंसर दें, जल्दी दें। हाँ जबरदस्त। ये है आपका 54% ए, और सी पे 46%। अब देखें, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, गौर से सोचना, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग सेव कम करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी, इंटरनल करेंसी फॉल हो जाती है। तो ए और सी, ए और बी में से आंसर है। और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, हॉट मनी आउटफ्लो कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, हॉट मनी आउटफ्लो बढ़ जाएगा। पैसा बाहर जा रहा है तो करेंसी वीक हो जाएगी, मतलब फॉल्स। ए इज द राइट आंसर। What is most likely the consequence when there is an increase in national debt? यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट बोरो ज्यादा कर रही है। तो जब गवर्नमेंट बोरो ज्यादा करती है, याद रखें, इट विल ऑलवेज लीड टू अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ये एक बहुत सिंपल रिलेटिवली क्वेश्चन है। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप ऑप्शंस भी देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। Which policy will help to reduce income inequality? Increase indirect taxes. Indirect taxes are regressive. ये इंक्रीज करोगे तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। An increase in trade union power.
तो ट्रेड यूनियन ज़्यादा वेजेस डिमांड करेगा। अमूमन ट्रेड यूनियन लोअर जो तबका होता है उसके लिए होता है, तो वो ज़्यादा वेजेस डिमांड करेगा, तो इनकम इक्वालिटी आ सकती है। दिस कैन बी द आंसर, बट वी नीड टू स्टडी सी एंड डी एज वेल। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज करेंगे तो गरीब को लोन नहीं मिल पाएगा, वो डरेगा, तो वो लोन नहीं लेगा, कारोबार नहीं करेगा, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। डी, वेलफेयर पेमेंट्स को रिड्यूस करना, गरीबों को बेनिफिट हम कम दे रहे हैं तो ये भी इनइक्वालिटी बढ़ा देगी, तो बी इज द मोस्ट suitable answer. The value of the currency of an open economy with fixed exchange rate is significantly below its purchasing power parity value. अच्छा, तो एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ है बिलो, तो एक्सचेंज रेट नीचे है। इकोनॉमी डिसाइड्स टू अडॉप्ट अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो जैसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा टकाक करके ऊपर आ जाएगा। विच मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट, एक्सचेंज रेट ऊपर आ जाएगा यानी स्ट्रांग हो जाएगा। अब स्ट्रांग को आप लिंक करो एग्रीगेट डिमांड से, दिमाग में जब भी करेंसी स्ट्रांग होती है आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती है क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। अब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, यस। अनएम्प्लॉयमेंट लो नहीं होगी, हाई हो जाएगी। करेंसी स्ट्रांग होगी, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए तो डेफिसिट रिड्यूस नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी बल्कि रिसेशन हो जाएगा। आइए बात समझ में। Which policy will help to correct a deficit on the current account? Look at the options. Deficit को correct करना है and you have 20 seconds to choose and then I will give you a poll. भाई ये क्या 40% बच्चों ने ही जवाब दिया है, बाकी घबरी हो गए, घबरा गए बच्चे मासूम से। ओके, बड़ा फड्डा हो गया है बी, सी और डी पे। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। डिक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेस विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम, और वो इंपोर्ट्स बाय करेंगे तो ए नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस कम कर दें ज़्यादा बिजनेसेस ओपन हो जाएंगे, ज़्यादा बिजनेसेस मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट के चांसेस हैं, सही। दिस कैन बी एन आंसर। इंक्रीजिंग एक्सचेंज रेट, अभी बताया अगर एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग करोगे, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, तो आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो ये डेफिसिट करेक्ट नहीं करेगा, या डेफिसिट इंक्रीज कर देगा। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वो इंपोर्टेड गुड्स बाय करेंगे। तो रेगुलेशन रेगुलेशंस को डिक्रीज करना ही सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन था। ज्यादा बिजनेसेस आएंगे, ज्यादा बिजनेसेस मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट के चांसेस। यस, दैट इज द राइट आंसर। 28. The table shows the possible changes in population, the rate of inflation, and the number year of education. Which combination would lead to an increase in both real GDP per capita and Human Development Index? So population का बढ़ना is bad, population का कम होना is good. तो for example 1000 की क्या आपकी GDP है और नीचे पॉपुलेशन है, तो अगर 100 है तो आंसर आ गया 10, और अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो आंसर आ गया 20। तो पॉपुलेशन का फॉल होना इज गुड। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का ज्यादा होना इज बैड, तो फॉल होना इज गुड। अब यहीं से मुझे आंसर मिल गया। नंबर ऑफ एजुकेशन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन का राइज होना इज गुड। अच्छा, एक और चीज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन को देखें, राइज राइज राइज,
तो यू नो कि ए, बी और डी में आंसर है, सही है। तो अगर तीन ऑप्शंस सेम है तो मतलब उन तीनों में ही आंसर है। अगर तुम्हें कभी तुक्का लगाने का मौका मिले, यानी तुक्का लगाने पे मजबूरी आ जाए, तो एटलीस्ट चार में से एक ऑप्शन चूज करना, 25% चांसेस राइट। तीन में से चूज करना, 33% इज राइट। और अगर आप एलिमिनेट करके दो में से चूज करो, 50% इज राइट। आगे भी बात समझ में आ जाए। Following are the four conditions sometimes attached to IMF loans to low income countries. Which condition would conflict with infant industry argument? Infant industry मतलब नई नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई है, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये है आर्ग्यूमेंट कि नई इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आईएमएफ का कौन सी कंडीशन इन चारों में से इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेगी? तो ऑप्शंस को देखें, मैं पोल ओपन कर रहा हूं, आप अपना जवाब सबमिट कर सकते हैं। जबरदस्त, हमारे पास ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया, 75% लोगों ने सही जवाब दिया है, इट इज ए। भाई, अगर आईएमएफ बोलता है फ्री ट्रेड करो तो इन्फेंट इंडस्ट्री मर जाएगी। वो अभी अभी स्टैब्लिश हुई है, वो कैसे compete कर पाएगी? compete ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, फिर कुछ बच्चों ने सी और डी भी सेलेक्ट किया, तो ये दोनों गलत है। नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाए। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाए, बहुत जनरल टर्म है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाए किस जगह? डिफेंस में कम हो जाए तो इन्फेंट इंडस्ट्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सही है। द नीड टू प्राइवेटाइज गवर्नमेंट एंटरप्राइज, तो अगर प्राइवेटाइज कर दोगे गवर्नमेंट इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर को अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री। इन्फेंट तो अभी अभी स्टैब्लिश हुई है, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी होंगी, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री, देयरफॉर डी भी आंसर नहीं हो सकता। सो वी आर डन विद दिस पेपर। आपने देखा कि हमने तकरीबन 50 मिनट में ये पेपर सॉल्व कर लिया विद एक्सप्लेनेशंस। कुछ चीज़ हमने जल्दी की, कुछ चीज़ हमने आहिस्ता की, आपका इनपुट लिया, कुछ कैलकुलेट किया, सारी चीज़ हमने की, 50 मिनट में हमने पेपर कर लिया। अब आप लोग मुझे कोई भी अगर इशू है, आप लोग व्हाट्सएप पे इस क्वेश्चन की, कोई भी क्वेश्चन की पिक्चर आप मुझे भेज सकते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आई नीड योर फीडबैक्स एज वेल। सो वेरी गुड, जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, एवरी वन स्टेड थ्रू आउट द क्लास, दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग फॉर मी एज अ टीचर, एंड you can obviously give me your feedbacks on WhatsApp, and I would highly appreciate your feedback, whether good or bad, दोनों ही आप अपना feedback दें ताकि I can further improve these classes. Now, कल तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास ले रहे थे, तो कल आपकी क्लास का दिन नहीं है, लेकिन आपकी क्लास का दिन फिर कब है? ईद आ जाएगी, अब ईद पे भी हम नहीं ले सकेंगे, तो हमारी अगली क्लास जो होगी दैट विल बी ऑन सैटरडे। और हो सकता है सैटरडे संडे में 2 दिन हम रेगुलर क्लासेस भी रख सकते हैं, दोनों दिन बैक टू बैक भी रख सकते हैं, बिकॉज आई विल ओनली बी हैविंग क्लासेस अंटिल द 2 जून। उसके बाद आई एम नॉट इन कराची एंड आई वोंट बी अवेलेबल। तो जितनी मैं तैयारी करा सकूंगा दैट इज टिल द 2 जून। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी।